दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। आज के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों के समक्ष करने जा रहे हैं। जीएसटी के तहत क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, उनकी अनुपालना कैसे करनी है, आज इस विषय के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। दर्शकों, आप भी कुछ बातचीत करना चाहते हैं, आपकी भी कोई क्वेरीज है, प्रश्न है इस विषय के संबंध में, आप भी प्रश्न कर सकते हैं। 28000177 और 28000178 पर संपर्क करके हमारे आज के जो एक्सपर्ट है, जो इस विषय पर हमें जानकारी देने यहाँ पर पहुँचे हैं, सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश श्रीमती पूनम ठाकुर जी हमारे बीच हैं। ठाकुर जी, आपका अभिनंदन है कार्यक्रम में। हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं वो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, ये जो जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर, ये बहुत ज्वलंत विषय है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसमें जुड़ा रहता है, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो व्यापारी हो, और समय समय पर इसमें बहुत से बदलाव भी किए जाते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं, जीएसटी में मुख्य बदलाव जो वर्तमान में किए गए हैं वो कौन कौन से हैं और उन बदलावों को करने की आवश्यकता क्या रही? सबसे पहले तो जनवाणी कार्यक्रम के दर्शकों को पूनम ठाकुर का सादर प्रणाम। धन्यवाद शुक्ला जी इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और बातचीत करने के लिए। और क्योंकि आज कबीर दास जयंती भी है, इस उपलक्ष्य पे सभी को मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और तदुपरांत लगातार इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे, क्योंकि जीएसटी अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करता है। इसमें अलग अलग आपके प्रावधान है, नियम है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन टैक्सेशन सिस्टम है तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स में भी काम करता है। जैसे रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण, रिटर्न्स है, आपकी विवरणी भरना, पेमेंट्स करना या रिफंड है, इस तरह, या ई वे बिल है, क्योंकि इसको और ज़्यादा सरल किया जा सके और टैक्स पेयर्स जो हैं उसकी अनुपालन कर सकें समय सीमा के तहत, इसलिए बदलाव लाना जो है वो ज़रूरी था। ठाकुर जी, आपने बात की पंजीकरण की। क्या पंजीकरण व्यवस्था में भी वर्तमान समय में कोई मूलभूत बदलाव किए गए हैं और क्या सोचकर, क्या देखकर पंजीकरण व्यवस्था को वर्तमान में बदला गया? हाँ जी, पंजीकरण वस्तुतः पहले तो पैन बेस्ड है। जीएसटी के अंदर शुरू से ही इसको पैन आधारित रखा गया, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो सीरियस नहीं थे, जो फ्रॉड करके या चोरी की मंशा से टैक्सेशन सिस्टम में आ जाते थे, फ्लाई बाई होते थे, बाई नाइट आए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन ली और कुछ का जो अपना बिजनेस किया, लेकिन वो जो है रिटर्न नहीं भरते थे, पेमेंट्स नहीं करते थे और वो सिस्टम से बाहर निकल जाते थे। तो इसलिए उनको उस सिस्टम के अंदर लोकेट किया जा सके, वो आधार का सत्यापन जो है तब उसके लिए जो है लागू किया गया। 1 जनवरी 2021 से आधार जो है उसकी वैलिडेशन पंजीकरण के लिए अनिवार्य की गई। तो मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि आधार का जो सत्यापन है ना केवल पंजीकरण के लिए, बल्कि अगर किसी की भी कैंसिलेशन हो जाती है, वो जो रजिस्ट्रेशन है, तो अगर उसने रेवोकेशन की एप्लीकेशन डालनी है उसके अंदर भी आधार का सत्यापन जरूरी है, या कोई रिफंड की एप्लीकेशन डालता है तब भी आधार सत्यापन जरूरी है। तो जो सबसे एक महत्वपूर्ण इसके अंदर बदलाव आया है वो है आधार वैलिडेशन का। अगर किसी का आधार नंबर नहीं है तो वो EKYC की वेरिफिकेशन उसकी की जाएगी, जो कि आधार एनरोलमेंट ID के तहत हो जाएगी। दर्शकों, वस्तु एवं सेवा कर या जिसे आप जीएसटी कहते हैं, वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए हर उपभोक्ता चिंतित रहता था। हर व्यक्ति ये सोचता था कि हमारे से कर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से ले रही है, स्टेट में हम अलग से कर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जब से जीएसटी व्यवस्था से हम लोग जुड़े हैं, हमारा जो कर का जो दायरा है वो बिल्कुल छोटा हो गया है। आपने देखा होगा बैरियर पर जो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, वो लाइनें आज हमको देखने को नहीं मिल रही है। यही सारी चर्चा हम आज इस कार्यक्रम में कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मूलभूत बदलाव लाए गए हैं। इस फोन इन कार्यक्रम में श्रीमती पूनम ठाकुर, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्सेज एंड एक्साइजेज हमारे बीच है। ठाकुर जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब पंजीकरण आप लोग रद्द करते हैं उसकी 2 व्यवस्था रहती है, या तो व्यापारी खुद चाहता है रद्द करवाना किसी स्थिति में, या फिर वो आपके नियमों की अनुपालना नहीं कर रहा है, उस स्थिति में विभाग भी पंजीकरण को रद्द करता है। वो व्यवस्था कैसी रहती है? हाँ जी, जो पंजीकरण है वो 2 स्थितियों में होता है, या तो ऑन एप्लीकेशन, मान लीजिए कि कोई भी उस बिजनेस में नहीं है या किसी कारणवश
वो उस बिजनेस से मतलब अपने किसी भी परिवार में किसी और को शिफ्ट करना चाहता है, तो क्योंकि ये पैन आधारित है, तो जिसका भी पैन जो भी व्यक्ति उस वक्त उस व्यवसाय में है उसके आधार पे होगा। तो जो पहले वाला है जो बिजनेस में नहीं है उसे वो हमारे पास एप्लीकेशन देके पंजीकरण रद्द करवाना ही पड़ेगा, या डेथ हो जाती है किसी की सोल प्रोप्राइटर की, उन सारी स्थितियों में भी पंजीकरण रद्द करवाने की व्यवस्था रहती है। दूसरा है कि हम स्वतः संज्ञान लेते हैं, जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, जैसे मान लो कोई अनुपालना नहीं हो रही है, विवरणियां समय पर नहीं दी जा रही हैं, 6 विवरणी नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं वो लगातार नहीं भर रहे हैं, या कंपोजिशन वाले हैं उन्होंने 3 क्वार्टरली रिटर्न्स अपनी नहीं भरी हैं। उसके अलावा इसके दायरे को और बढ़ाया गया है, पंजीकरण रद्द करने के दायरे को। जैसे मान लो कोई मिसमैचेस हैं कि उसका जो टैक्स बनता है वो ज़्यादा है, लेकिन उसने टैक्स की जो कंप्लायंस है रिटर्न फाइलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा कम की है, बहुत ज़्यादा अंतर है, ऐसे में भी उसको शो कॉज नोटिस देके अल्टीमेटली जो है पंजीकरण रद्द किया जाता है। या आईटीसी मीन्स उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उतना नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा वो क्लेम कर रहा है, उसमें भी भारी अंतर है, वहाँ पे भी इनएलिजिबल है या ऐसा है जो कि फ्रॉडलेंटली उसने क्लेम कर लिया है। तो ऐसे सारे स्थितियों के अंदर उसको एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है, और जब वो उसको हम पूरी तरह से उसमें कन्विंस नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली पंजीकरण रद्द किया जाता है। तो दायरे को बढ़ाया गया है, ना केवल ऑन एप्लीकेशन बट सुओ मोटो जो है उसके तहत भी जो है उसको अलग जो है उसमें दायरे को बढ़ाया। पूनम जी, व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, हर व्यक्ति अपने पैसे को बचाना चाहता है, चाहे वो उपभोक्ता है चाहे वो व्यापारी है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी जेब का कम से कम नुकसान हो, और इसके लिए चाहे व्यापारी चाहे उपभोक्ता बहुत से हथकंडे भी अपनाते हैं। आपका क्या संदेश है हमारे दर्शकों को? आप क्या आह्वान करना चाहती है? टैक्स देना क्या बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी क्यों है? और यदि अपने पैसे को हम बचाना चाहे तो किस तरह से बचा सकते हैं? और टैक्स जो व्यवस्था है ये किसके ऊपर खर्च की जाती है जो आप कर लेते हैं? हाँ जी, आपका बहुत ही वाजिब प्रश्न है। वस्तुतः जो कर होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। जैसे हम वहीं से बात करें तो ये जो हम जिसमें हम डील करें वो है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर सभी किस्म के व्यवसाय पे लगता है, वस्तु एवं कर पे लगता है, वस्तु एवं सेवाओं पे लगता है। तो इसका जो कलेक्शन है डिपार्टमेंट करता है, क्योंकि जो अल्टीमेट टैक्स का बर्डन है वो किसी भी उपभोक्ता पे होता है। तो जो कलेक्टिंग एजेंसी है वो टैक्स पेयर है और वो कलेक्ट करता है डिपार्टमेंट, राजस्व की उगाही जो है वो डिपार्टमेंट करता है, और डिपार्टमेंट इसको उगाही करने के बाद इस राजस्व को डेवलपमेंट के कामों में लगाता है। तो मेरा यही आह्वान है कि क्योंकि टैक्सेशन के दायरे में आती है हर एक चीज़, जितनी भी वस्तु है सेवाएं हैं, कुछ एक वस्तु एवं सेवाओं को छोड़ के जो कि आपकी एग्जाम्प्ट लिस्ट में रहती है या आपके नेगेटिव लिस्ट में है, उसके अलावा तो हमें टैक्स देना पड़ता है। मान लो आपके कुछ 5% पे हैं, कुछ 12 पे हैं, कुछ 18 पे हैं, और कुछ डीमेरिट गुड्स जो 28% पे हैं। तो क्योंकि अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स उपभोक्ता पे है, तो उपभोक्ता से मेरा ये आह्वान है कि हम जब भी कोई भी वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करते हैं तो हम बिल जरूर लें। हम बिल लेंगे तो अकाउंट फॉर होगा, और ये जो है राजस्व की उगाही होगी सरकार को, और सरकार इसका डेवलपमेंट के कामों में कार्य को, इसको पैसे को जो है खर्च कर पाएगी। असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर पूनम ठाकुर जी का कहना है कि हमको जो भी हम वस्तु ले रहे हैं उसका बिल हमको ज़रूर लेना चाहिए, और वो जो कर हम प्रदान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश के विकास में ही उसका प्रयोग किया जाता है। आपने बहुत सही ये कहा, लेकिन ई वे जो बिल है उसका प्रावधान कैसा रहता है? और हमने ऐसा भी सुना है कि ई वे बिल में अब बहुत से चेंजिंग की गई है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इतना जल्दी बिलिंग में बदलाव करने पड़े? हाँ जी, ये वस्तुतः जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि अब जो है जीएसटी की रिजीम में बैरियर फ्री स्टेट्स बना दी गई हैं। तो क्योंकि जब भी कोई सामान जो है वो टैक्सेबल कमोडिटीज़ 50,000 से ऊपर की जब भी मूवमेंट होती है मोटर व्हीकल के तहत, तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली डिक्लेयर किया जाता है। एक तो होता है उसका इनवाइस या बिल कटेगा, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर के टैक्सेबल कमोडिटीज़ है तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो जो सप्लायर होता है उसकी विवरणी में ये चीज़ जो है वो अपने आप अंकित हो जाती है, यानी कि अकाउंट फॉर हो जाती है। तो ये ई वे बिल इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि टैक्स की चोरी को रोका जा सके, और जो बड़े बड़े आपके टैक्स पेयर्स हैं जिनसे ज़्यादा राजस्व की उगाही होगी सरकार को, उनको हम अपने सिस्टम में ला सकें। तो ई वे बिल इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जितनी भी मूवमेंट ऑफ गुड्स हैं जो मोटर व्हीकल के तहत होती है, जो टैक्सेबल सप्लाई है 50,000 से ऊपर, चाहे वो इंट्रा स्टेट है, राज्य के अंतर्राज्य है, चाहे अंतर्राज्य है, अंतर्राज्य चाहे अंतर्राज्य है, तो ई वे बिल की आवश्यकता इसलिए। इसको 3 किस्म के लोग जो हैं, चाहे वो सप्लायर हैं आपके, चाहे रिसिपिएंट्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर,
इसको जो है वो फर्निश कर सकते हैं, ई वे बिल बना सकते हैं। हाँ जी ठाकुर जी, और इसके अंदर जो आपने कहा कि इसके अंदर क्या बदलाव लाएंगे, इसके अंदर बहुत सारे बदलाव लाएंगे। जैसे मान लो अगर आपका कोई ट्रांजिट में गुड है और ई वे बिल उसके अंदर कोई भी कोताही, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी उसके अंदर नोटिस की जाती है, तो पहले उसके अंदर ऐसा होता था कि जो अधिकारी होते थे उनको 14 दिन का समय होता था कि वो उनको जो है नोटिस दें, जो भी मतलब आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो पार्टीज हैं। लेकिन अब उसको जो समय सीमा है उसको 7 दिन की कर दी गई है। 7 दिन के भीतर जब वो हमने गुड्स को या उसके कन्वेयंस को जो है इंटरसेप्ट कर लिया है, तो 7 दिन के भीतर वो नोटिस जारी होना है, और उससे जब वो नोटिस उनको प्राप्त हो गया तो उसके नेक्स्ट 7 दिनों के अंदर जो ऑर्डर हमने पास करना है। और जो पहले टैक्स लगता था 100% टैक्स और 100% पेनल्टी, अब उसके ऊपर जो है 200% पेनल्टी का जो है प्रावधान किया गया है। क्योंकि इससे ऐसा था कि पहले सिर्फ अगर टैक्स ही लगाते थे तो उसका जो था कास्केडिंग इफेक्ट माना जा रहा था। तो ये भी एक बदलाव है। हाँ जी, हमारा जो साधारण उपभोक्ता है पूनम ठाकुर, वो आपसे जानना चाहता है कि कभी कभी हम जल्दी में दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बिल के चक्कर में पड़े। आखिर कम से कम कितने सामान का बिल हमको ज़रूर लेना चाहिए? और उपभोक्ता का ये भी प्रश्न है कि हर वो छोटा से छोटा सामान जो वो दुकान से खरीद रहा है, क्या उसका जो जीएसटी जो पे कर रहा है, जो कर दे रहा है, वो उपभोक्ता देता है या व्यापारी देता है? हाँ जी, जो जहाँ तक बिल की बात है, 200 रुपये से ऊपर बिल का इशुएंस जो है वो करदाता को भी इशू करना जो है जरूरी है। लेकिन उपभोक्ता का भी ये दायित्व बनता है कि जब भी हम सामान लें, हम इतनी जल्दी में तो होते नहीं, हमने कह दिया, तो वो ये इंश्योर करे कि करदाता को पहले बोल दे कि आप मेरा जो है इनवाइस बना दें, मेरा बिल बना दें। दूसरी बात ये है कि क्योंकि जो टैक्स है आपका जीएसटी, ये एक कंजप्शन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जिस भी राज्य में ये कंज्यूम होगा, इसका उपभोग होगा सामान का या सेवा का, ये उस राज्य को आता है। तो अल्टीमेटली चाहे हम कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, हम ये जरूर सुनिश्चित करें कि हम जो है बिल लें। ठीक है, हाँ। और इसका जो अल्टीमेट टैक्स बर्डन है वो उपभोक्ता पे रहता है। जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है वो करदाता होता है, वो अपनी विवरणी के तहत टैक्स को भर के सरकार को दे करता है। दर्शकों, हम कितनी भी जल्दी में हो लेकिन हमको बिल ज़रूर लेना चाहिए, ये कहना है असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर का। और हमको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कर है वो देश और प्रदेश के विकास में ही इस्तेमाल में किया जाता है। आपने बात की ई इनवाइसिंग की, इससे क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और साधारण जो उपभोक्ता है वो ई इनवाइसिंग को कैसे समझे? हाँ जी, ई इनवाइसिंग मीन्स कि जो इनवाइस है उसको आपने इलेक्ट्रॉनिकली डिक्लेयर कर दिया। पहले जो है ऐसा प्रावधान रखा गया कि छोटे और मझले जो हैं, चाहे बड़े टैक्स पेयर क्यों नहीं है, वो अपने हिसाब से इनवाइस का जो है फॉर्मेट बना सकते थे। लेकिन फिर बाद में, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी गई कि टैक्स की चोरी हो रही है, कुछ फ्रॉडलेंट्स भी टैक्सेशन सिस्टम में आ गए। तो जो बड़े टैक्स पेयर्स थे जिनका टर्नओवर जो था 500 करोड़ से ऊपर था, उनके लिए ई इनवाइसिंग का प्रावधान किया गया 1 अक्टूबर 2020 में। तो 1 अक्टूबर 2020 से लेके जो था इसको 31 दिसंबर 2020 तक जिनका भी 500 करोड़ से ऊपर का एग्रीगेट टर्नओवर था, उनको इसके अंदर लाया गया। तो उसके तहत ऐसा था कि एक अपना IRN नंबर वो जनरेट करते थे, जो कि ऑटोमेटिकली आपके GSTR 1 में और ई वे बिल के पोर्टल पे चला जाता था, इंटीग्रेशन हो जाती थी। इनवाइसिंग से ऐसा होता था कि जो भी बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई है या बिजनेस टू गवर्नमेंट सप्लाईज है, उसको जो है इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जबकि बिजनेस टू कंज्यूमर की सप्लाई को अभी इस प्रावधान से बाहर रखा गया। फिर बाद में इसके अंदर संशोधन किया गया और 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ की टर्नओवर वालों को इसके अंदर लाया गया। उसके बाद 1 जनवरी 2022 से इसको जो है 50 करोड़ तक के जो भी आपके करदाता थे उसको इस सिस्टम में लाया गया। और बाद में अब जो है 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ तक की टर्नओवर वालों को ई इनवाइसिंग के प्रावधान के दायरे में लाया गया है। तो दायरे को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो बिजनेस टू कंज्यूमर है उनको, उन इनवाइसेस को इस दायरे से बाहर रखा गया है। तो वस्तुतः ई इनवाइसिंग का मतलब है आपका इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट होना, आपकी GSTR 1 के अंदर उन इनवाइसेस का इंटीग्रेट होना, ताकि अल्टीमेटली आपके ई वे बिल के अंदर जो है वो अकाउंट फॉर हो जाए और सरकार को उसका जो है वो पूरा ब्यौरा प्राप्त हो जाए, ताकि सिस्टम में इवेजन को, फ्रॉडलेंट को और चोरी को रोका जा सके।
पूनम ठाकुर, प्राचीन काल से भारत देश की व्यवस्था रही है। राजाओं के समय से जब राजकाज किए जाते थे तब से कर प्रणाली को शुरू किया गया है। सरकारें जब भारत में बनी तब कर प्रणाली को बदला गया। आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज इसमें बहुत सारे बदलाव ला दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उपभोक्ता के मन में ऐसा प्रश्न उठता रहता है कि कहीं हमारी जो कमाई है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कहीं उसे कोई छीन तो नहीं रहा है। इस तरह की जो व्यवस्था बन जाती है या दिमाग में इस तरह के प्रश्न उठते हैं, उनका निराकरण आप लोग कैसे करते हैं? ये तो सरकार इसके बारे में बहुत ही सजग है। जहाँ तक कर की बात है तो कर के दायरे से तो छोटे जो 20 लाख तक के जो कारोबारी हैं जो सिर्फ सेवा में डील कर रहे हैं, अगर वो 20 लाख से कम है, उससे नीचे के हैं, तो उसको तो पहले उनको जो है उस दायरे से बाहर रखा गया है। अगर सिर्फ सेवा में कर रहे हैं और 20 लाख तक की उनकी टर्नओवर है तो उनको उस दायरे में लाया जाता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है, वस्तु में ही अगर डील कर रहा है, तब उसको कर के दायरे में लाया जाता है। अगर वस्तु और सेवा दोनों में डील कर रहा है तो 20 लाख तक की। तो ऐसा नहीं है कि छोटे करदाता हैं, छोटा व्यवसाय है, उनको हम जबरदस्ती को नोटिस जारी करेंगे या उनको हम परेशान करेंगे विभाग। तो ये टर्नओवर सुनिश्चित करती है, पहले तो उसके दायरे में किसको लाया जाएगा। तो जब एक बार दायरे में आ जाएंगे तो उसके बाद इनके लिए सरकार ने स्कीम्स चलाई हैं, ताकि ऐसे जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे इनके मन में कोई एप्रीहेंशन ना हो कि हमारे को इस तरह से कहीं पे भी हमारी प्रताड़ना होगी या हमें कोई बहुत ज़्यादा अनुपालना करनी पड़ेगी। तो जो 1.5 करोड़ तक के आपके करदाता होंगे उनके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, कंपोजिशन स्कीम। तो उसके तहत अनुपालना बहुत ही सरल है, बहुत कम उनको रिटर्न्स भरनी पड़ती है। सालाना उनको 4 ही रिटर्नें भरनी पड़ती है, CMP 08, और साल की एक जो है वार्षिक रिटर्न भरनी पड़ती है, GSTR 4। उसके अंदर भी कोई अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े या कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो समय समय पर वो भी जो है विवरणी भरने की तिथि को भी सरकार जो है ऐसा ध्यान में रखती है, संशोधन करती है और उस तिथि को भी आगे ले जाती है। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे 2021-22 की अगर हम बात करें तो उसकी अभी GSTR 4 की तिथि थी, तो सरकार ने जो है उनकी लेट फी को वेव ऑफ कर दिया है। 1 मई 2022 से लेके 30 जून 2022 तक, जो वैसे तो उन्होंने 30 अप्रैल तक भरनी थी वो, लेकिन उन्होंने 1 मई से लेके 30 जून तक वो लेट फी का वेवर कर दिया है। तो आप देखेंगे कि सरकार इसके बारे में काफ़ी सजग है, उसको पता है कि उसके जो भी करदाता हैं उनको कहाँ कहाँ परेशानी है, उनको किस तरह से जो है इस सिस्टम के अंदर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जा सकता है। करदाता की परेशानियों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन फिर भी व्यापारियों और उपभोक्ताओं के मन में जो छोटे मोटे संशय आते हैं, क्या आपका विभाग कभी ऐसे जागरूकता शिविरों का आयोजन भी करता है या कुछ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो आपके विभाग की पॉलिसीज है उनको साधारण सीमांत किसान या ग्रामीण जो गांव में रहते हैं उन तक इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए आप किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं जागरूकता के? जैसे कि एक माध्यम तो आज है ही है जिसके द्वारा हम आपके सामने समक्ष अलग अलग प्रश्नों को हम टेक ओवर करते हैं। उसके अलावा हमारे हेल्प डेस्क रहते हैं। उसके अलावा अभी सरकार ने पीछे जैसे जो है GST हेल्प डेस्क और एक टैक्स हार्ट भी जो है सरकार ने हमारे माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा जो है, क्योंकि वो हमारे मंत्री भी हैं हमारे विभाग के, तो उन्होंने टैक्स हार्ट लॉन्च किया। तो जो भी किसी की भी परेशानी है, किसी विषय को लेके कोई प्रश्न है, उन सब का निवारण और निराकरण जो है उसके द्वारा किया जाता है। और सारे जो आपके नज़दीकी और निकटतम जो भी आपके दफ्तर रहते हैं वहाँ पे भी वो टेलीफोनिकली भी या आपके पोर्टल के थ्रू या ईमेल के थ्रू या पर्सनली भी आके अपनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज को रिड्रेस करते हैं। उसके अलावा विभाग समय समय पर वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। हाँ जी, और अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी अलग अलग तरह की जितनी भी क्वेरीज हो उनको टेकअप किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का आबकारी एवं कराधान विभाग इतना मुस्तैद है, वो हर तरह की जागरूकता को आप तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है और ऐसे प्रयास वक्त वक्त पर किए जाते हैं। दर्शकों, आइए अब ये जानते हैं कि रिटर्न कितने प्रकार की होती है, रिटर्न भरने का तरीका कौन सा बढ़िया है जो हमारे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बहुत अच्छा रहता है। रिटर्न के बारे में बताएं। तो पंजीकरण के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल है तो वो है रिटर्न्स। रिटर्न्स जो है
अलग अलग किस्म की है। अगर हमारे कंपोजिशन के टैक्स पेयर्स हैं तो वो CMP 08 भरते हैं। CMP क्योंकि 4 ही बार भरी जाएगी तो इसका 18 तारीख ही जो है क्वार्टर के एंड का जो अगला महीना है उसके 18 तारीख इसकी समय सीमा या तिथि रहती है। और वो जो एक अपनी वार्षिक विवरणी पाते हैं उसको हम GSTR 4 बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने बातचीत की। उसके अलावा आपने एक नई स्कीम सरकार ने अभी हमारे लॉन्च की है, उसको बोलते हैं हम क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग और मंथली पेमेंट स्कीम। तो इसके तहत भी जो 5 करोड़ तक के हमारे करदाता हैं उस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वो जो रिटर्न भरेंगे वो क्वार्टरली रहेगी। जो पेमेंट होगी वो अपने कैश लेजर में PMT 06 का एक चालान भर के अपने डिपॉजिट कराते रहेंगे, सेल्फ असेसमेंट के आधार पे या फिक्स्ड सम के आधार पे। लेकिन जो विवरणी भरेंगे वो त्रैमासिक ही भरेंगे, तो 4 विवरणियां भरनी पड़ेगी, उसको हम GSTR 3 भी बोलते हैं। तो जो GSTR 3 भी त्रैमासिक भरेंगे तो जो उनकी आउटवर्ड सप्लाई वाली रिटर्न है GSTR 1 उसको भी वो त्रैमासिक भरेंगे। उसके अलावा आपके रहेंगे 5 करोड़ से ऊपर के, उनको जो है वो मासिक ही विवरणी भरनी पड़ती है, यानी कि एक वर्ष जो है फाइनेंशियल उसमें 12 विवरणियां भरनी पड़ती है और एक एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, विवरणी भरनी पड़ती है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि अभी जो भी ये वार्षिक विवरणी आप भरते हैं इसके लिए जो आपका 20-21 का जो था उसके लिए सरकार ने संशोधन करके 31 दिसंबर से जो थी वो तिथि जो थी बढ़ा के 28 फरवरी 2022 तक की थी। लेकिन जिन्होंने अभी तक भी नहीं भरी है तो वो उस लेट फी से बचने के लिए उसको तुरंत जो है वो अपनी विवरणी को भर दें। पूनम ठाकुर जी आज हमारे बीच है, एक्साइज एंड टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर है हिमाचल प्रदेश की आबकारी एवं कराधान विभाग की। आज हम बातचीत कर रहे हैं GST के तहत नया अनुपालना क्या है, कौन कौन से मुख्य बदलाव है जो GST में किए गए हैं ताकि हमारे जो उपभोक्ता है, हमारे जो व्यापारी है उनको लाभ मिल सके। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्या है, इसमें वर्तमान में कौन से बदलाव आपने किए हैं और उपभोक्ता इसको कैसे समझते हैं? हाँ जी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जो भी किसी ने अपनी इनपुट पे टैक्स दिया, मान लो कोई भी जो है कच्चा माल खरीदता है, निर्माता है, उसके बाद होलसेलर है, उसके बाद रिटेलर है और उसके बाद जो लास्ट आपका टैक्स पेयर है, तो जो भी वो अपने सामान के ऊपर पहले कर दे के आएगा उसको वो जो है उसका भुगतान, उसका जो है वो उपयोग जो है अपनी विवरणी के भरने के लिए वो सेट ऑफ कर सकता है। यानी कि जो टैक्स उसने पहले दे दिया उसका वो क्रेडिट ले सकता है, यानी जो इनपुट्स पे उसने टैक्स दिया उसका क्रेडिट वो ले सकता है विवरणी भरने के लिए, उसको लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो पहले जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता था ये जब हम एक राज्य के अंदर ही कोई भी वस्तु को खरीदते थे तो जो करदाता होता था उसको विद इन स्टेट ही ITC अवेलेबल होता था। लेकिन GST रिजीम में इसको बदलाव लाया गया, अब सीमलेस क्रेडिट है। मान लो आप तमिलनाडु से भी कोई सामान लेते हैं और वो सामान जो है हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे करदाता जो है वो बेचता है, उपभोक्ता उसको खरीदता है, तो सीमलेस क्रेडिट जो है तमिलनाडु से चल के हिमाचल तक आएगा। जो लास्ट उपभोक्ता होगा वो अपने वैल्यू एडिशन पे जो जो कर दे के आएगा उसको क्रेडिट को वो ले लेगा और अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए जो उसको उपयोग कर लेगा। तो अल्टीमेट जो टैक्स ऑफ बर्डन रहेगा उपभोक्ता भी रहेगा, लेकिन जो करदाता होगा उसका जो वैल्यू एडिशन पे टैक्स बनेगा उसके अलावा जो ITC के अलावा उसको मतलब कैश में पे करेगा, लेकिन जो ITC अवेलेबल होगा अगर एलिजिबल ITC होगा तो उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पूनम ठाकुर आज हम बातचीत कर रहे हैं बदलावों के बारे में। आप इतने वर्षों से इस डिपार्टमेंट को, इस विभाग को देख रही है, ये जो जितने भी GST में बदलाव किए गए हैं, कर लेने के जो बदलाव किए गए हैं, आपका क्या मानना है और आपकी क्या सोच है कि कितना जो कर आता था, जो पैसा विभाग के पास आता था उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं उपभोक्ता ये भी जानना चाहता है कि हमारा योगदान देश या प्रदेश के लिए कितना रहा है। आपने जो बदलाव किए उससे जो पैसे में, इनकम में जो कितनी बदलाव हुई है? हाँ जी, जैसे कि आप देखते हैं हर महीने जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है वो डाटा रिलीज़ करती है, क्योंकि GST आने के बाद जो GST है वो पैन इंडिया है, तो ये वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम है। तो ये पूरा डाटा जो है वो वित्त मंत्रालय जब ये रिलीज़ करता है तो हम देख पाते हैं कि इसके अंदर जो है मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है चेंज हो रही है, उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। पहले आपका वैट था, वैट के बाद अब GST आया, तो GST भी इसलिए लाया गया कि वो जो है राजस्व के अंदर उगाही ज़्यादा हो और जो कास्केडिंग इफेक्ट था उसको कम किया जाए। क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट कम हुआ है तो वास्तविकता में ही जो है उगाही वो ज़्यादा हुई है।
और इसका जो राजस्व की उगाही होती है वो डेवलपमेंट के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पहले जो आपने प्रश्न किया था ना, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट में मैं ये बताना चाहूँगी, तो जो अलग अलग किस्म का जो एक परिवर्तन जो लाया गया है, जो बदलाव लाया गया है, वो विशेषता ये परिवर्तन लाया गया है कि अब कोई भी करदाता ऐसा नहीं है कि 100% ही अपनी कर की अदायगी आईटीसी से करेगा। उसको 1% तो कैश में पैसा देना ही पड़ेगा। उनको नहीं देना पड़ेगा अगर कोई सरकारी विभाग है या कोई सरकारी उपक्रम में है या कोई ऐसे हैं जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी में है, या उसने पिछले कहीं पे उन्होंने अपना रिफंड क्लेम कर रखा है, तो उन सब के अलावा 99% तो जो है आईटीसी से वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 1% जो उनको कैश में देना ही पड़ेगा। दूसरी बात जो आईटीसी के अंदर एक मुख्य बदलाव लाया, जो मैं सब दर्शकों को बताना चाहूँगी, कि पहले जो सरकार थी वो उन्होंने अलाउ कर रखा था, जो था 2019 से लेके, कि वो 20% तक जो है एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बाद में बदलाव लाया गया कि 10% एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जितना उनके जीएसटी और 2B में। लेकिन अब 1 जनवरी 2022 से उसमें मुख्य बदलाव लाया गया, अब जितना उनको अवेलेबल रहेगा उनके 2B में, वो उतना ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूनम ठाकुर जी, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे दर्शकों से की है। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे, पूनम ठाकुर से जानने का प्रयास कर रहे थे जीएसटी के तहत कौन सी अनुपालनाएं, कौन से बदलाव नए नए किए गए हैं। आपने इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखा होगा। इस कार्यक्रम में हम अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष फिर से मौजूद होंगे। आप अगले कार्यक्रम का इंतजार करें। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।